नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने आज अचानक माइंस एंड जियोलॉजिकल कार्यालय का दौरा कर अधिकारियों को दिए निर्देश। हरदीप पुरी को मिला हसन की राजनीति का स्वाद, गौड़ा के बेटे ने स्वागत करने के लिए अपना काफिला रोका। विधायक यत्नाल का कहना है कि बीएसवाई सरकार ने रेमडेसिविर दवाई को बढ़ी हुई कीमत पर खरीदा। न नीतीश न खरगे, इंडिया गठबंधन का कौन होगा पीएम फेस, एनसीपी नेता का बड़ा खुलासा। राम मंदिर सभी का है, बीजेपी के पास इसका पट्टा नहीं है, बोले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। अब समाचार विस्तार से। एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने आज अचानक माइंस एंड जियोलॉजिकल कार्यालय को भेंट देकर अधिकारियों से जानकारी ली कि बीदर शहर में कितने क्रूजर्स हैं और कितने अवैध रूप से चल रहे हैं। इस मौके पर अरली ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह काली रेत लाने वाले गरीब लोगों को परेशान न करे और वह रेत के कारोबारियों को क्रम ले अगर वह किसी प्रकार की अनियमितता बरतते हैं। अधिकारियों ने एमएलसी को आश्वासन दिया है कि वह निर्देश का पालन कर कार्यवाही करेंगे। कैमरामैन पप्पू राज्य का कवरेज। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हुबली स्तर के अधिकारी किसानों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बागवानी विभाग में योजना के बारे में किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान करके किसानों के विकास के लिए कड़ी मेहनत करें। उन्होंने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के मनली गांव में बागवानी विभाग की ओर से किसान अफसर बेगम के खेत में आयोजित क्षेत्रोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, यदि किसान इसका सदुपयोग करे, बागवानी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाएं, वित्तीय सहायता प्राप्त करे, उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उगाए और अपने उत्पादों की ब्रांडिंग शुरू करे, तो वे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। क्षेत्रोत्सव कार्यक्रम किसानों को कृषि प्रौद्योगिकियों से परिचित कराने में सहायक होगा, इसलिए अधिकारियों को ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के लिए यह एक असामान्य दिन था, जो भारत विकसित यात्रा में शामिल होने के लिए हसन जिले में थे। यहां तक कि जब उनका काफिला होले नरसीपुरा तालुके में हेलकोटे की ओर से जाने वाले मार्ग पर तेज गति से चल रहा था, जहां कार्यक्रम निर्धारित था, जेडीएस संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के गृहनगर हरदानहल्ली में अचानक रुक गया। सड़क के किनारे स्थानीय देवेश्वर मंदिर के सामने गौड़ा के बेटे पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना हाथ में माला लेकर पुरी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। विशेष भाजपा और जेडीएस के बीच बने नए सौहार्द का सम्मान करना था, जिन्होंने अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए साझेदारी की है। रेवन्ना मंत्री के वाहन तक गए, उन्होंने माला और शॉल भेंट की। पुरी ने विनम्रता पूर्वक प्रसाद स्वीकार कर लिया और देर होने के कारण हेलीकोटे की ओर चल दिए। जब वे गांव पहुंचे तो पुरी इस बात से क्रोधित थे कि उनके काफिले को अनिर्धारित रूप से रुकना पड़ा। मंच पर बैठकर उन्होंने सुरक्षा विफलता के लिए पायलट और एस्कॉर्ट वाहनों में सवार सुरक्षा कर्मियों की खिंचाई की। उन्होंने कर्मियों से सवाल किया कि काफिला क्यों रोका गया, तुम्हें गाड़ी रोकने के लिए किसने कहा, क्या ऐसा करने के लिए कोई आधिकारिक संचार था? आप लोगों ने मेरा कीमती समय बर्बाद किया, कहकर उन्हें डांटा। उन्होंने अपने निजी सचिव को उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों के नाम, पदनाम और विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया। जब पुरी ने अपने सुरक्षा कर्मचारियों पर आरोप लगाया, तब भी उनके बगल में बैठे रेवन्ना बिना एक शब्द बोले सीधे देखते रहे। भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने पूर्व सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के और आरोप जोड़कर वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजेंद्र पर अपना हमला जारी रखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यत्नाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने प्रत्येक खुराक की कीमत बढ़ाकर कोविड-19 रोगियों के लिए रेमडेसिविर खुराक खरीदी, जबकि टेंडर 990 रुपए प्रति खुराक पर जारी किया गया था। तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने इसे 1350 रुपए में खरीदा था। मेरे पास और जानकारी है, जिसका खुलासा वे आने वाले दिनों में करूंगा। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से सच्चाई सामने लाने के लिए मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने की भी मांग की। यत्नाल ने दावा किया कि यह येदियुरप्पा नहीं थे जिन्होंने उन्हें भाजपा में दोबारा शामिल करने में मदद की, बल्कि अमित शाह थे, जो भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कुछ लोग गलत जानकारी दे रहे हैं कि जब मुझे पिछले दिनों पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, तो येदियुरप्पा ने ही मुझे फिर से भाजपा में शामिल होने की अनुमति दी थी। मैं यह स्पष्ट कर दूं, मुझे भाजपा के एक वरिष्ठ केंद्रीय नेता ने बताया था कि येदियुरप्पा मुझे दोबारा शामिल करने के सख्त खिलाफ थे। पिछले येदियुरप्पा सरकार पर
40,000 करोड़ रुपए के आरोप लगाने के बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए अपनी दिल्ली यात्रा पर यत्नाल ने दावा किया कि उनकी नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। मैंने अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने मुझे कर्नाटका में पार्टी में चीजें ठीक करने का आश्वासन दिया। आज विजयपुर में महानगर निगम में मेयर और उपमेयर का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के अब्दुल रज़क होती को बहुमत मिली और वह मेयर चुने गए। अपर मेयर दिनेश हाली को चुना गया। इस अवसर पर कार्यालय के परिसर में खुशी का माहौल छाया हुआ है। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज है। जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं, वहीं एनडीए के खिलाफ एकजुट होने वाली पार्टियां चुनाव को लेकर गठबंधन के स्वरूप और सीटों के बंटवारे के गुना भाग में लगे हैं। विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, इस गठबंधन में शामिल होने वाले तमाम राजनीतिक दलों की एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। इसी बीच एनसीपी के एक बड़े नेता ने बयान दिया है जो काफी अहम है। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने ये साफ कर दिया है कि न ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार और न ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। एनसीपी नेता ने ये भी कहा कि जो भी इंडिया गठबंधन के संयोजक की भूमिका में होगा, वो न ही चुनाव लड़ेगा और न ही चुनाव प्रचार करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और न ही जो भी संयोजक होगा, न वो चुनाव लड़ेगा और न ही चुनाव प्रचार करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जैसे किसी बड़े नेता का संयोजक बनना तय है। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है, ये सिर्फ एनसीपी की वक्तव्य है। गठबंधन में लोकसभा चुनाव को लेकर कैसी रूपरेखा होगी और कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं, किसके पास कितनी सीटें होंगी, ये बैठकों के बाद ही तय हो सकेगा। वहीं दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक मुकुल वासनिक के घर हो रही है, जिसमें अशोक गहलोत, अशोक चौहान सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं। राम मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी इस समारोह को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर बयान जारी किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर सभी का है, बीजेपी के पास इसका पट्टा नहीं है, श्रेय लेने की होड़ है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बीजेपी की सरकार है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर देश का है, राम मंदिर का पट्टा भाजपा के पास नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बनाया जा रहा है। अभी बीजेपी की सरकार है, इसलिए निर्माण की जिम्मेदारी उनकी है। मीडिया के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि वे भी जल्द ही अयोध्या स्थित राम मंदिर जाएंगे। एक खबर ये भी है कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 17 जनवरी को प्रस्तावित देव विग्रह के नगर भ्रमण कार्यक्रम को मंदिर ट्रस्ट ने रद्द कर दिया है। ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने सोमवार को बताया कि प्रतिमा को पूरे अयोध्या नगर में घुमाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसके बजाय ट्रस्ट उसी दिन उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर ट्रस्ट ने सुरक्षा कारणों से इस प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द कर दिया। कार्यक्रम रद्द करने का निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने काशी के आचार्यों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया। पीएम मोदी को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा कि हमारे एक दूसरे से मतभेद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का बाहर के देश में अपमान करना हमें स्वीकार नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
दरअसल पीएम मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिस पर लोगों ने कमेंट किया कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं बल्कि लक्षद्वीप जाना चाहिए। जिसके बाद पीएम मोदी की तस्वीरों पर मुइज्जू सरकार में मंत्री मरियम शुआ ने आपत्तिजनक ट्वीट किए। मालदीव के नेता मालशा शरीफ और महजूम माजिद ने भी भारत को घेरा, जिसके बाद भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने मालदीव को आड़े हाथों लिया और उसकी जमकर आलोचना की। शरद पवार ने कहा कि बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह फैसला आम आदमी को सहारा देने वाला है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से उम्मीद है कि वह इस मामले में कोर्ट ने जो कहा उसके मुताबिक न्याय प्रक्रिया में सहकार्य करेंगे। शरद पवार ने दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि इस पर प्राथमिक चर्चा होगी। हमारी ओर से जितेंद्र आव्हाड शामिल होंगे। प्रकाश अम्बेडकर को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की बात हम रखेंगे। शरद ने कहा कि मेरी उम्र का जिक्र जो करते हैं उस पर मुझे कोई जवाब नहीं देना है। राज्यसभा का मेरा 2 साल का कार्यकाल रह गया है, तो क्या मैं अपना टर्म छोड़ दूं? शरद ने भगवान राम को लेकर भी बयान दिया। शरद ने कहा कि राम देश की आस्था का विषय है। जितेंद्र आव्हाड अगर वह स्टेटमेंट नहीं करते तो अच्छा होता। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टरों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली बॉर्डर के पास हुआ। मृतकों की पहचान नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ में तैनात इंस्पेक्टर दिनेश बेनीवाल और आदर्श नगर थाने में तैनात एटीओ इंस्पेक्टर रणवीर के रूप में हुई है। यह हादसा सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर देर रात को हुई। पियाऊ मनियारी में एक कार की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें वाहन सवार 2 दिल्ली के पुलिस इंस्पेक्टरों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर कुंडी थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सोनीपत कुंडी थाना पुलिस हादसे की गंभीरता से जांच में जुटी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम राज्यों में जमकर ठंड पड़ रही है। इस दौरान कोहरे की वजह से भी काफी एक्सीडेंट्स हो रही हैं। ऐसे में अगर आप गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अलर्ट रहकर गाड़ी चलाएं और उसकी स्पीड धीमी रखें। आज टीएमसी के ऑफिस में टीएमसी के वरिष्ठ नेता माजिद मेमन ने बीजेपी व कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है। इंडिया टीवी से खास बातचीत के दौरान माजिद मेमन ने कहा कि बीजेपी के पास धर्म की राजनीति के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। साथ ही लोकसभा में विपक्ष नेता को इमैच्योर करार दिया। एक्सक्लूसिव बातचीत में माजिद मेमन ने इंडी अलायंस को लेकर कहा कि बीजेपी इस तरह का वहम फैला रही है। इंडी अलायंस के दलों के बीच खटपट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। टीएमसी नेता माजिद मेमन ने आगे कहा कि हम बीजेपी की तरह हर चीज का प्रचार नहीं करते हैं। जमीनी स्तर पर हमारे गठबंधन के नेताओं में बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। जल्द ही सीट तय हो जाएगी। बीजेपी जानबूझकर देश को यह बताना चाहती है कि इंडी गठबंधन में झगड़े चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी टीएमसी नेता ममता बनर्जी और बाकी बड़े नेताओं की साफ रणनीति है कि जहां जिस पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है वो वहां चुनाव लड़े, ताकि बीजेपी की सीटों की संख्या 200 से कम लाई जा सके। जिस तरह कल आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली की 7 सीटों को लेकर चर्चा हुई, इसी तरह के फॉर्मूले पर सभी पार्टियों को काम करना होगा। जब हम मिलकर लड़ेंगे तो ही बीजेपी को रोक पाएंगे, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। टीएमसी नेता ने आगे बताया कि हमारे पास अभी 2 महीने हैं, इसलिए पर्याप्त सीटों पर चर्चा होगी। वैसे चुनाव के ऐलान के बाद ही तो सारी चीजें सामने आएंगी। हमारा लक्ष्य सिर्फ बीजेपी को 200 लोकसभा सीटों से कम लाने की है, इसलिए जहां जिस पार्टी की ताकत होगी वही चीजें तय करेगा। जापान में फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मध्य जापान में मंगलवार को 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन अभी तक सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि भूकंप जापान सागर के तट पर आया, जिससे देश का वही हिस्सा हिल गया है जहां 1 जनवरी को एक शक्तिशाली भूकंप ने मध्य जापान के हिस्सों को तबाह कर दिया था।
भूकंप के झटकों ने व्यापक विनाश किया और मरने वालों की संख्या 200 से अधिक हो गई। अधिकारियों ने कहा कि 100 का अभी भी पता नहीं चल पाया है। इस साल के पहले ही दिन जापान में खतरनाक भूकंप आया था। 7.6 तीव्रता के भूकंप ने देश भर में तबाही मचाई। सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। साथ ही आने वाले वक्त में और भूकंप आने की आशंका भी जताई गई थी। 1 जनवरी को आए भूकंप में अब तक 161 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों दुकान मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 1 जनवरी को आए भूकंप के बाद कई घरों में बिजली की संकट पैदा हो गई है। जापान के इशिकावा प्रांत के निवासियों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। अनामिजू में 1900 घरों में बिजली नहीं थी और इशिकावा प्रांत में लगभग 20,000 घरों में बिजली नहीं है। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। जानकारी के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को गैब्रियल अटल को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया, क्योंकि वह गर्मियों में होने वाले यूरोपीय संघ चुनाव से पहले एक नया रास्ता तय करना चाहते हैं। इससे पहले अटल ने शिक्षा मंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं। 34 वर्ष की आयु के गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। गौरतलब है कि फ्रांस के पीएम गैब्रियल अटल ने पहले फ्रांस के शिक्षा मंत्री के रूप में दुनिया भर में तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने घोषणा की थी कि मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों द्वारा पहना जाने वाला परिधान अबाया को फ्रांस के सरकारी स्कूलों में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इमैनुअल मैक्रोन के लंबे समय से समर्थन और मित्र गैब्रियल अटल ने तब कहा था कि नीति नए स्कूल वर्ष की शुरुआत में लागू होगी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने आज अचानक माइंस एंड जियोलॉजिकल कार्यालय का दौरा कर अधिकारियों को दिए निर्देश। हरदीप पुरी को मिला हसन की राजनीति का स्वाद। गौड़ा के बेटे ने स्वागत करने के लिए अपना काफिला रोका। विधायक केतनाल का कहना है कि बीएसवाई सरकार ने रेमडेसिविर दवाई को बढ़ी हुई कीमत पर खरीदा। न नीतीश न खरगे, इंडिया गठबंधन का कौन होगा पीएम फेस। एनसीपी नेता का बड़ा खुलासा। राम मंदिर सभी का है, बीजेपी के पास इसका पट्टा नहीं है, बोले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।